गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक आपको पता है सोशल एवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास। ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि सामाजिक उद्विकास क्या है। सामाजिक उद्विकास को सीधी और सरल भाषा में हम बोलेंगे परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है वो कैसा है, जो वस्तु को या किसी जीव को सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित करता है। ये जो परिवर्तन है निश्चित क्रम में होता है, निश्चित लय में होता है, निश्चित गति में होता है, निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, ये चीजों को निश्चितता से अनिश्चितता में बदलता है, संबद्धता से असंबद्धता में बदलता है, सरलता से विषमता में परिवर्तित करता है। और ये जो क्रमिक विकास है, इस क्रमिक विकास के बाद में वो जो भी चीज होती है अंत में नष्ट हो जाती है और प्रकृति में लीन हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेंसर महोदय ने इनका जो ये उद्विकास का सिद्धांत दिया है वो डार्विन महोदय के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से प्रभावित होकर दिया है। डार्विन महोदय ने प्रकृति के चयन का जो नियम जीवों और पेड़ पौधों के लिए दिया था, उस नियम को स्पेंसर महोदय ने मनुष्यों पर लागू किया, मानव समाज पर लागू किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह विकास धरती मनुष्य, यहाँ धरती पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीव है चाहे वो अजीव है, वो चीज विकास करती है, यानी कि उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव आता है। और वो विकास कैसा होता है, जो किसी भी सरल वस्तु को जटिल वस्तु में परिवर्तित करता है, निश्चितता से अनिश्चितता में बदलता है और संबद्धता से असंबद्धता की ओर ले जाता है। ठीक है, अब आप अगर इसकी व्याख्या की बात करते हैं कि हम जब तक सामाजिक उद्विकास को समझ रहे हैं, अभी तक तो सामाजिक उद्विकास का ये सिद्धांत था कि परिवर्तन होता है और परिवर्तन निश्चितता से अनिश्चितता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर होता है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। अगर हम सामाजिक उद्विकास की व्याख्या करें तो सामाजिक उद्विकास क्या है? मानव समाज जो है वो भी एक जीव की भांति अपने आप में एक इकाई है। ठीक है, स्पेंसर महोदय ने कहा, स्पेंसर महोदय ने पूरे मानव समाज को एक जीव माना है और उन्होंने कहा कि जिस तरह जीव सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है, वैसे ही मानवीय समाज भी सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है। आज से कुछ सालों के पहले के जो समाज थे उनमें और आज के समाज में बहुत परिवर्तन है, बहुत बदलाव है। और उसका रीजन क्या है कि उनमें परिवर्तन आया है या वो बदलाव आया है। अब इस परिवर्तन या बदलाव का कारण क्या है कि उनमें विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब ये विकास की बात क्यों आई कि जब कोई भी चीज, चाहे वो जीव है या अजीव है, आज से कुछ सालों के पहले मोबाइल कैसे थे? ब्लैक एंड व्हाइट थे ना, उसमें ऐसे स्क्रीन वगैरह नहीं आता था, जो टच स्क्रीन टाइप का नहीं होता था, वो कीपैड वाला मोबाइल था। लेकिन धीरे 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 विकास हुआ और उनमें उन मोबाइल्स में बदलाव आ गया। आज जिस तरह के मोबाइल्स हैं वो स्मार्टफोन कहलाते हैं, है ना। तो ये चीज क्या है? विकास है कि परिवर्तन हो रहा है, हमेशा होता है, लेकिन वो उद्विकासीय क्रम में होता है और निश्चित क्रम में होता है। वैसे ही जैसे एक बीज एक पेड़ का रूप लेता है तो उसमें एक निश्चित क्रम लगता है, निश्चित समय लगता है, निश्चित दूरी लगती है और निश्चित लय के साथ में वो परिवर्तन होता है। क्लियर? तो यही चीज जो स्पेंसर महोदय है वो सामाजिक क्षेत्र में समझाना चाहते हैं। लिख लीजिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। स्पेंसर ने हेडिंग डालना सामाजिक उद्विकास की व्याख्या। सामाजिक उद्विकास की व्याख्या, सामाजिक उद्विकास की व्याख्या। लिखे, इसको पॉइंट्स में लिखना ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। स्पेंसर ने, पहला पॉइंट लिखना, स्पेंसर ने मानव समाज को, स्पेंसर ने मानव समाज को एक जीवित प्राणी माना है। स्पेंसर ने मानव समाज को एक जीवित प्राणी माना है जो निरंतर
जो निरंतर वृद्धि करते हुए, जो निरंतर वृद्धि करते हुए धीरे 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 जटिल रूप में विकसित हो जाता है। जो निरंतर वृद्धि करते हुए धीरे धीरे जटिल रूप में विकसित हो जाता है। जटिल रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है, जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसमें संसाधनों के प्रति, जब मानव समाज जटिल अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसमें संसाधनों के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। संसाधनों के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। अब प्रतिस्पर्धा क्यों आई? कंपटीशन अगर बढ़ा तो क्यों बढ़ा? जब तक आप छोटे समाज की बात करते हैं, ये छोटा समाज आपका सरल समाज कहलाता है। जब तक मनुष्य इस सरल समाज में रहता था, तब तक मनुष्य सरकारी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ता था। दौड़ता था? नहीं दौड़ता था। और आज हर इंसान सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो वो यही कह रहा है कि जब तक मनुष्य सरल समाज में था, यहाँ पर कंपटीशन नहीं था। जैसे ही परिवर्तन आया, ये जो समाज है सरल से जटिल में परिवर्तित हुआ, परिवर्तन के साथ ही कंपटीशन बढ़ गया। तो मनुष्य या मानव समाज जैसे ही सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होता है, वैसे ही उसमें संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। एक चीज ध्यान रखना, सरल समाज यानी संख्या में कम, ठीक है? सरल समाज यानी संख्या में कम और जटिल समाज यानी संख्या में ज्यादा। सरल समाज इजी में अगर समझना चाहते हो तो सरल समाज यानी कि गांव और जटिल समाज यानी कि शहर। गांव की जनसंख्या ज्यादा है या शहरों की जनसंख्या ज्यादा है? शहरों की जनसंख्या ज्यादा है ना, तो शहर की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा, हर इंसान रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक ही पद पर बैठने के लिए 5 लोग हैं। डॉक्टर, जैसे मैंने आपको कहा, डॉक्टर के स्पेशलिस्ट कितने हैं? हाथ कान का अलग है, आंख का अलग है, नाक का अलग है, मुंह का अलग है, दांत का अलग है, हड्डी का अलग है, पैर का अलग है, हर जगह का डॉक्टर अलग है। अब उसमें भी कितने स्पेशलिस्ट हैं? जैसे बच्चों के स्पेशलिस्ट अपने ग्रुप में ले लीजिए, अगर बच्चों के स्पेशलिस्ट है तो कितने स्पेशलिस्ट हैं? तो उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा है ना। हर डॉक्टर चाहता है कि जो बच्चा बीमार हो रहा है वो मेरे पास आए इलाज के लिए, ताकि मेरा प्राइवेट क्लिनिक अच्छे से चल सके। तो हर जगह प्रतिस्पर्धा है। तो लेकिन ये प्रतिस्पर्धा सरल समाजों में कम है, क्योंकि वैद्य के नाम पर, हार्डवेयर के नाम पर या डॉक्टर के नाम पर केवल उनके पास में बंगाली डॉक्टर्स हैं, या एक जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं ना गांव में, बस सिर्फ वो क्लिनिक है जहां पर हर व्यक्ति चला जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। चाहे आपको पेट में दर्द है या आपको सर में दर्द है, आपको आंख में दर्द है, आपको कहीं भी दर्द है, आप उसके पास चले जाओगे। लेकिन जब आप शहरों की बात करोगे, वहां पर प्रतिस्पर्धा होगी। तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है, उसका स्पेशलिस्ट। अब उस स्पेशलिस्ट में भी आपके पास में 5 है, 1 2 3 4 5। आप किसके पास जाना चाहते हो? जो ज्यादा पावरफुल होगा आप उसको चयन करोगे और आप उसके पास में जाओगे। मतलब कंपटीशन अपर लेवल का। क्लियर? तो ये जटिल समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रतिस्पर्धा से आपका तात्पर्य, प्रतिस्पर्धा से आपका तात्पर्य, आवाज नहीं आ रही है?
आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, इसका आवाज गूंज रही है, खाली कमरा है इसलिए। प्रतिस्पर्धा से आपका तात्पर्य योग्यतम की उत्तरजीविता से है। प्रतिस्पर्धा से आपका तात्पर्य योग्यतम की उत्तरजीविता से है। अब योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है? जो योग्य है वो जीवित रहेगा। क्लियर? योग्यतम की उत्तरजीविता, 5 डॉक्टरों में से जो ज्यादा योग्य है उसके पास ज्यादा पेशेंट जाएंगे। तो समाज के लिए भी यही है कि समाज बहुत सारे हैं, समय के साथ साथ समाज बदलते गए और समय के साथ साथ जो समाज विकास की धारा के साथ जुड़ गए वो तो आगे चले गए और वो आज भी अस्तित्व में है, और जो समाज समय की धारा के साथ विकास के साथ में जुड़ नहीं पाए वो समाप्त हो गए। सेम है, कल मैंने आपको बताया था कि अचानक से आंधी तूफान बारिश आ जाए तो बहुत सारी फसलें तो ऐसे झुक जाती हैं और दूसरे दिन कुछ फसलें तो खड़ी हो जाती है लेकिन कुछ वैसे ही रह जाती। मतलब प्रकृति जो है वो बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है। बलिष्ठ मतलब जो बलवान है, जो ताकतवर है, जो योग्यता है उनको तो जीवित रखेगी, जो बलवान नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, जो योग्य नहीं है उनको नष्ट कर देगी। तो आपको सर्वाइव कैसे करना है ये आपको सोचना है। आप अपने आप को जितना योग्य बनाओगे आप जीवित रहोगे। जीवित रहने का मतलब केवल जिंदा रहने से नहीं है, जीवित रहने का मतलब है अपने आप को वहां पर अस्तित्व में रखने से। क्लियर? आप क्लास में पढ़ते हैं, पहली क्लास में आपके साथ में 60 बच्चे होते हैं, 60 में से 55 बच्चे 10वीं क्लास तक जाते हैं। क्या मान लीजिए 60 में से 60 और 60 10वीं क्लास तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। 10वीं के बाद क्या होता है? आफ्टर 10 बच्चे छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं। क्या वो सभी 60 स्टूडेंट्स आपकी नौकरी करने तक क्या वो सभी 60 और 60 नौकरी करते करते नहीं। कुछ बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, फिर कोई बीच में दूसरा बिजनेस खोल लेते हैं, कोई किसी प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, कोई दूसरा कुछ भी ज्वाइन करके वहां से निकल जाते हैं, कुछ उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं, कुछ आपसे भी ऊपर लेवल के होते हैं, कुछ आपसे नीचे लेवल के होते हैं, और कुछ बिल्कुल जैसे लेडीज की बात करें तो बिल्कुल हाउसवाइफ घर में गृहिणियां बनकर रह जाते हैं। तो मतलब आप अगर योग्य हैं तो आप आगे जाएंगे, आप सरवाइव कर सकते हैं। योग्य का मतलब ये नहीं, कई इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां भी जो हैं वो जॉब हासिल नहीं कर पाते, या ये मानिए कि कई गर्ल्स जो हैं वो अपने सपनों को छोड़ देती हैं कि हाँ ठीक है चलो नहीं पढ़ना है, नौकरी नहीं करनी है, और वो अपने घर पर बैठ जाती हैं। लेकिन वहां पर उनकी योग्यता से मतलब है, उनकी इंटेलिजेंसी से नहीं है, वहां पर उनकी योग्यता से मतलब है जब आपको मना किया गया तो आप वहां पर सरवाइव करती हैं या नहीं, आप वहां पर विरोध करती हैं या नहीं, आप वहां पर अपनी बात रखती हैं या नहीं, ये बात वहां पर आती है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके साथ वो कर पाए। तो ये कारण यही है कि आप उस समय की सिचुएशन, उस समय की परिस्थितियों से कितना स्ट्रगल कर पाए और स्ट्रगल करके आगे कितना निकल पाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कितना निकल पाए। ये योग्यतम की उत्तरजीविता है। जो योग्य है वो आगे बढ़ेगा, जो योग्य नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको बोलने आया, एक 60% वाला है और एक 50% वाला है। 60% वाले को मुंह खोल के कहने नहीं आया कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी है या नहीं मैं तो आगे पढ़ाई करूंगी, लेकिन वो 55% वाले को बोलने आ गया तो आज वो नौकरी भी कर रही है, उसने पढ़ाई भी अच्छी की, नौकरी भी कर रही है, वो सेटल है। और वो जो दूसरे वाली है वो भले 60% की थी लेकिन वो नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पाई। क्लियर? ये है योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट लिखिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, आपने यह भी लिखा है, आपने यह भी लिखा है कि मानव समाज, कि मानव समाज, आपने यह भी लिखा है कि मानव समाज सरल से जटिल की ओर
सरल से जटिल की ओर न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर एवं समरूपता से विभिन्नता की ओर, समरूपता से विभिन्नता की ओर विकसित होता है, विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। ठीक है, स्पेंसर महोदय ने बताया कि मानव समाज जो है वो सरल से जटिल की ओर, निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर और समानता से विभिन्नता की ओर जाता है। सरल, इजी, छोटे छोटे गांवों के समाज है वो इजी है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। गांवों के लोग सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक कितनी बार कपड़े बदल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बार। ठीक है, और शहरों के लोग कितनी बार कपड़े बदलते हैं? कम से कम 3-4 बार बदलते हैं ना। क्यों? कारण हर चीज के लिए अलग कपड़े डिसाइड है, कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे स्तरों को पार करते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन स्तर बदलता जाता है। जब तक आप गांवों में हैं, आपने जो कपड़े पहने थे उसी को पहनकर सो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहरों में सवेरे के कपड़े अलग, नहाने के बाद में आप ऑफिस जाते हैं उस समय कपड़े अलग, वापस आकर आप फिर चेंज करते हैं और रात को सोने से पहले आप फिर कपड़े बदलते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट की ड्रेस पहनते हैं। ये क्या चीज है? ये कॉम्प्लिकेशंस है। गांव सरल है तो वहां पर सब कुछ इजी होता है। खाने के नाम पर सुबह खाना खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे। लेकिन शहरों में ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब अलग अलग होता है ना। उसमें भी आप बीच बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वो भी लेते हैं। क्या है? कॉम्प्लिकेशन। हर चीज को देखकर ले लीजिए, चाहे आप पार्टीज को देखकर ले लीजिए, शादी ब्याह को लेकर ले लीजिए। आप गाँव में शादियां देखिए, इजी, सिंपल होती है ना, सिंपल होती है। लेकिन शहरों की ओर जाइए, जैसे जैसे जाइएगा आप, जैसे जैसे मेगा सिटीज में जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रोग्राम्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, और उन फंक्शंस को सेलिब्रेट करने के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, वो अलग अलग तरह से करते हैं। क्यों? जटिलता, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? दिखावे का। जितना ज्यादा दिखावा, हमारे पास पैसा है, हम कैसे दिखाएंगे? तो हम खर्च कैसे कर सकते हैं, ऐसे दिखाएंगे। आप 3 दिन की शादी नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन 3 दिन में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको भी नहीं पता। पर हाँ, बस फिजूल खर्ची, 50 तरह के पकवान बनाकर उन 50 में से आप अपनी थाली में कितना लेकर खाते हैं? बहुत कम, और आधे से ज्यादा वेस्ट में जाता है। जरूरत नहीं है फिर भी वो होता है। और गांवों में फिक्स होते हैं, 2 या 3 या 4 आइटम होते हैं और वो भरपेट इंसान खा के आराम से उठता है। ठीक है, काम वही है, लेकिन वही चीज जैसे जैसे आप विकास की ओर जाएंगे, प्रगति की ओर जाएंगे, परिवर्तन की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जटिलता बढ़ती जाएगी। लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, स्पेंसर महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार जीव जगत में प्रकृति, जिस प्रकार जीव जगत में प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है, जिस प्रकार जीव जगत में प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है, उसी प्रकार बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है, उसी प्रकार
समाज भी अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और बने रहने का प्रयास करता है। अनुकूलन करता है और बने रहने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वरण करती है। प्रकृति बलिष्ठ जीवों का वरण करती है और कमजोरों को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार समाज में भी जो समाज सक्षम होता है वो लंबी अवधि तक बना रहता है। जो समाज सक्षम होता है वो लंबी अवधि तक बना रहता है और जो सक्षम नहीं होता वो समाज समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, मानव समाज भी जैविक अवस्थाओं की तरह निश्चित चरणों में विभेदीकरण एवं समीकरण की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव समाज उद्विकासीय क्रम में ही सरल समाज से जटिल औद्योगिक समाज की ओर विकसित होता है। स्पेंसर की कुछ किताबें लिख लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल
1862। थर्ड है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873। और लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875। सोशल स्टैटिक्स 1851। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल 1862, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 एंड देन प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875 टू 96। ओके, ये है आपकी सोशल एवोल्यूशन से रिलेटेड और स्पेंसर से रिलेटेड कुछ बुक्स जो स्पेंसर महोदय ने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए आपके इस पेपर में स्पेशली बुक्स के नाम आप याद रखना। जितने भी विद्वान हैं उन सबकी बुक्स के नाम आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आएंगे ही। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी बुक है, या फिर स्पेंसर की किसी एक किताब का नाम लिखिए, या फिर स्पेंसर की लिखी गई कौन सी किताब सोशल एवोल्यूशन से रिलेटेड है यानी सामाजिक उद्विकास से संबंधित है। ठीक है, तो किताबों के नाम याद रखना, ये केवल आपके आज के लिए नहीं है, आगे की कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड देते हैं या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से देते हैं तो आप आगे आईएएस, आरआईएस, नेट, जेआरएफ जो भी देते सेकेंड ग्रेड तक, फर्स्ट ग्रेड तक, सब में बुक्स के नाम तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो ठीक है, अब थर्ड ईयर से आपको बुक्स के नाम और आपके जो सोशल थिंकर्स जितने भी हैं, जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन सब के नाम आपको मुंह जुबानी याद हो जाना चाहिए कि ऑगस्ट कॉम्टे रोमन की बुक कौन सी है, उनकी अवधारणाएं कौन सी, हर्बर्ट स्पेंसर उनकी बुक्स कौन सी है, उनकी अवधारणा उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, कार्ल मार्क्स उनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, एमाइल ड्यूकिन उनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, उनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। एक बिल्कुल शॉर्ट में आपको फिर से बता देती हूँ, सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दिया है। दूसरी चीज किससे प्रभावित होकर दिया, डार्विन महोदय की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब को पढ़ के उसके अंदर उन्होंने जो सिलेक्शन ऑफ नेचर, प्रकृति चयन का जो सिद्धांत या जो नियम दिया था, उस नियम के आधार पर उन्होंने अपने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या है, डार्विन महोदय ने कहा था कि प्रकृति जो है वो बलिष्ठ जीवों का वर्ण करती है और कमजोरों को नष्ट कर देती है। क्लियर। उसी के आधार पर आपने योग्यतम की उत्तरजीविता बताया और कहा कि जो समाज पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है वो समाज आगे बढ़ता है, जो अनुकूलन नहीं कर पाता वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो लुप्त हो जाता है या फिर वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, स्पेंसर महोदय ने डार्विन महोदय के सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने जो प्रकृति के चयन का जो नियम जीवों के ऊपर दिया, पेड़ पौधों के ऊपर दिया, उस नियम को इन्होंने मानव समाज के ऊपर लागू किया और उन्होंने कहा कि हर वो चीज पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, उसका विकास होता है और वो विकास उद्विकासीय क्रम में होता है। उद्विकासीय क्रम क्या है, निश्चित दिशा, निश्चित गति, निश्चित लय और निश्चित क्रम में होने वाला परिवर्तन उद्विकास होगा। एक दिन में नहीं होगा, निश्चित समय लगता है। ठीक है, निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन। तो ये कुछ चीजें हैं जो उद्विकास के साथ जुड़ी हैं, निश्चित क्रम, निश्चित दिशा, निश्चित गति, निश्चित लय और निश्चित समय। इन सब से होकर ही वो पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं वो बनता है। ठीक है, तो यही है आपके उद्विकास का सिद्धांत। और जब ये परिवर्तन, ये विकास सामाजिक क्षेत्र में होता है तो ये सामाजिक उद्विकास कहलाता है। क्लियर। ये था आपका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दिया था। यहाँ पर आपके सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत समाप्त होता है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आ गया सब समझ
में? पक्का? योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है, बताओ। अच्छा, स्माइल है। योग्यतम की उत्तरजीविता क्या है? स्माइल। सही सवाल है। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। आवाज नहीं आई आपकी मुझे। चले ठीक है, समझ में तो आ गया आपको? पक्का? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? कर लोगे? चले ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, गुड डे टू ऑल।